हेलो ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः आप सभी का बालाजी स्टडी एम चैनल पर मैं शिव वर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत फर्स्ट पेपर जिसका नाम है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास, इसमें मैंने आप लोगों को पठन का अर्थ तथा उससे संबंधित परिभाषाओं के बारे में बताया था। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा और समझ लिया होगा। आज उसी क्रम में हम आप लोगों को आगे बताएंगे पठन के प्रकार। सबसे पहले पठन के प्रकार और उसके बाद पठन की विधियों के बारे में बताएंगे, क्योंकि एक विधि आपके एग्जाम में अक्सर जो है पूछी जाती है। और साथ ही में इस टॉपिक से रिलेटेड उन सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पठन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो पठन के कई प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्यतः अगर बात करें तो पठन कौशल जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? नंबर 1 सस्वर पठन, नंबर 2 मौन पठन, नंबर 3 गहन पठन, नंबर 4 व्यापक पठन। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें तो काफ़ी लोग आपको ये भी बताएंगे अभिनय पठन, चित्र पठन, मुद्रा भाव पठन, दृश्य पठन। तो देखिए, ये जो सारे पठन हैं, अभिनय पठन, चित्र पठन, मुद्रा भाव पठन, दृश्य पठन, ये सारे जो है मौन पठन के क्या हैं? भाग हैं। ये सारे जो पठन हैं ये मौन पठन के अंतर्गत आते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सस्वर पठन के बारे में बताया था। सस्वर पठन का मतलब किसी लिखी विषय वस्तु का स्वर सहित वाचन करना, पठन करना जो है सस्वर पठन कहलाता है। ये चीज़ मैंने आपको बताया था और ये भी बताया था कि सस्वर पठन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 आदर्श पठन और नंबर 2 अनुकरण पठन या वाचन। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सस्वर पठन के बारे में जानकारी होगी। तो यहाँ पर मोटे तौर पर आप ये याद रखिए कि पठन जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। ये क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी में देखने को मिलेगा। आप पवन सीरीज जब ओपन करोगे तो पहला बहुविकल्पी प्रश्न यही पूछा गया है कि पठन कितने प्रकार का होता है। तो भैया पठन आपका 4 प्रकार का होता है। ये चीज़ आप याद रखना, भूलना नहीं। अगली बात करें यहाँ पर हम, तो अगली बात है हमारी पठन की विधियाँ। अब यहाँ पर कई सारी पठन की विधियाँ होती हैं। मुख्यतः जो विधियाँ हैं, जो विधियाँ आपके सिलेबस में हैं और जो पूछी गई हैं आपके एग्जाम में, उन विधियों को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही सरल भाषा में। सबसे पहली जो विधि है वो आपकी है ध्वनि साम्य विधि। नाम से ही पता चल रहा है, ध्वनि साम्य विधि यानी एक जैसी ध्वनियों के वर्णों का ज्ञान एक साथ कराया जाए, वह विधि जो होती है वह ध्वनि साम्य विधि कहलाती है। ध्वनि साम्य विधि में क्या किया जाता है कि बच्चों को एक जैसी ध्वनियों के वर्णों का ज्ञान एक साथ कराया जाता है। इस विधि को हम ध्वनि साम्य विधि कहते हैं। जैसे हम बात करें तो आप लोगों ने छोटी क्लास के बच्चों की किताबों में आपने देखा है कि उनको जो है सबसे पहले राम, काम, आम, दाम इत्यादि वर्णों को जो है पढ़ाया जाता है शुरुआत में। ठीक है, देखिए ऐसे जो शब्द जब पढ़ाते हैं तो बच्चों को थोड़ा सा रुचि आती है उसमें, उनमें मन भी लगता है। और किताबों में जो है जैसे राम का चित्र, काम, आम का चित्र बना दिया जाए, उसके बाद आम पढ़ाया जाए, तो चित्र को देखकर उनका पढ़ाई में और ज़्यादा मन लगता है। और एक प्राइमरी अध्यापक का ये उद्देश्य होता है कि वह ऐसे बच्चों को पढ़ाए जिससे बच्चों की रुचि उत्पन्न हो। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो रुचि उत्पन्न करने के लिए सबसे पहले ध्वनि साम्य विधि से बच्चों को राम, काम, आम, दाम इत्यादि वर्डों को पढ़ाया जाता है। और साथ ही में पढ़ाई में मन लगने के लिए बच्चों को चित्र के माध्यम से भी समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें अगली विधि, तो अगली विधि है हमारी अक्षर बोध विधि। अक्षर बोध विधि, इसमें क्या होता है? इसमें बच्चों को स्वरों और व्यंजनों का उच्चारण करना तथा वर्णों की पहचान करना बताया जाता है। अक्षर बोध विधि में बच्चों को स्वरों और व्यंजनों का उच्चारण करना तथा वर्णों की पहचान करना बताया जाता है। ये नहीं बताया जाता है कि आपके स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। ठीक है, ये उनके लेवल की बात नहीं है, बट उनको यहाँ पर यह समझाया जाता है कि स्वरों का उच्चारण कैसे किया जाता है, व्यंजनों का उच्चारण कैसे किया जाता है, वर्णों की पहचान करना बताया जाता है अक्षर बोध विधि में। तथा उन्हें मात्रा और शब्द पढ़ना भी सिखाया जाता है। साथ ही में उन्हें जो है मात्रा और शब्द का ज्ञान भी दिया जाता है। जैसे यहाँ पर हम बात करें तो कुछ आप देख सकते हो कि हमने आपके सामने जो है स्वर और व्यंजन लिखे हैं, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, का, खा, गा, घा। ठीक है, तो
उनको कैसे स्वरों और व्यंजनों का उच्चारण करना है वो आपको अक्षर बोध विधि में बताया जाता है। ठीक है, यानी अक्षर बोध विधि का मतलब यही है कि बच्चों को स्वरों और व्यंजनों का उच्चारण करना बताइए आप। ठीक है, और उन्हें मात्रा और शब्द पढ़ना भी सिखाइए। फिर बात करें यहाँ पर अगली विधि है हमारी कविता विधि। कौन सी विधि भाई? कविता विधि। तो कविता विधि देखिए नाम से ही पता चल रहा है, कविता विधि का मतलब बच्चों को कविता और गीत के माध्यम से पढ़ाया और सिखाया जाता है। कविता विधि में क्या होता है? बच्चों को कविता और गीतों के माध्यम से पढ़ाया और सिखाया जाता है। इससे बच्चे जो होते हैं वो अत्यधिक पढ़ने में रुचि लेते हैं। जब बच्चों को कविता के माध्यम से या गीतों के माध्यम से पढ़ाया और सिखाया जाता है तो बच्चों का जो मन होता है वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा लगता है। तो कविता विधि में क्या किया जाता है? बच्चों को गीतों के माध्यम से पढ़ाया और सिखाया जाता है। तो ये तो तुरंत आप सभी को याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बात करते हैं आप लोगों को कहानी विधि। कहानी विधि, इसमें भी नाम से ही पता चल रहा है कि कहानी सुनाकर बच्चों को पढ़ाना व याद कराना तथा चित्रों के माध्यम से भी आप कहानी सुना और याद करा सकते हैं। कहानी विधि में क्या होता है? कहानी विधि में बच्चों को कहानी सुनाकर, ठीक है, और उनको जो है किसी चीज़ को याद कराया जाता है। चित्रों के माध्यम से भी आप कहानी को सुना सकते हो। ठीक, चित्र दिखा दिखा के उनको जो है कहानी सुना सकते हो और याद करा सकते हो। चित्रों के माध्यम से और जल्दी उनको समझ में आएगा। तो ये था कहानी विधि। आगे बात करते हैं वाक्य विधि। अगली विधि जो है हमारी वो वाक्य विधि है। ठीक है, ये विधि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आती है अक्सर। तो वाक्य विधि में छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना और लिखाना सिखाया जा सकता है। ठीक है, छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, उनको लिखना सिखाया जा सकता है। ठीक है, वाक्य विधि में क्या बताया गया कि आप छोटे छोटे वाक्य लीजिए और उन वाक्यों के माध्यम से बच्चों को पढ़ना सिखाइए। ठीक है, लिखना सिखाइए, ये वाक्य विधि में बताया गया। तो ये भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं, ये टॉपिक आपके सिलेबस में हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला जो है हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पढ़ते समय ध्यान रखने योग्य बातें। पढ़ते समय आपको कौन सी बातें ध्यान देनी चाहिए, कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, उन बातों को जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले नंबर 1 पर देखिए हम, तो पठन करते समय, यानी पठन करते समय या पढ़ते समय या वाचन करते समय शब्दों का उचित उच्चारण करना चाहिए। समझ रहे हो? पठन करते समय शब्दों का उचित उच्चारण करना चाहिए तथा स्वर, गति, लय और प्रवाह का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये तो मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में बताया भी था कि किसी चीज़ को आप एक ही तरीके से पढ़ते जा रहे हो, कहीं पर रुक ही नहीं रहे हो, कहीं पर पूर्ण विराम लगा है तो आपको थोड़ा रुक कर बोलना है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पठन करते समय आपको ये ध्यान देना है कि शब्दों का जो उच्चारण होना चाहिए वो उचित होना चाहिए, स्वर, गति, लय और प्रवाह का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पर हमें कैसे जो है बोलना है। नंबर 2 अगर बात करें तो नंबर 2, शब्दों को अलग अलग करके उचित बल और विराम के साथ पढ़ना चाहिए। मतलब यही कि कहाँ पर आपको बलपूर्वक बोलना है, कहाँ पर आपको रुक कर बोलना है। ठीक है, अलग अलग करके उचित बल और विराम के साथ पढ़ना चाहिए। ये पढ़ते समय ध्यान रखने योग्य दूसरी बात है। आगे बात करें, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है आपकी कि शब्दों का उच्चारण स्पष्ट हो। शब्दों का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए जिससे सुनने वाला भी आकर्षित हो। तो ये बात आपको याद रखनी है यहाँ पर कि शब्दों का जो उच्चारण होना चाहिए वो आपका स्पष्ट होना चाहिए, जिससे जो सामने आपका व्यक्ति सुन रहा है या जो भी बच्चे आपकी बात को सुन रहे हैं तो उनको आपकी बात में इंटरेस्ट उत्पन्न होना चाहिए, रुचि उत्पन्न होनी चाहिए, आपके प्रति वो आकर्षित हों। तो इस बात को आपको याद रखनी है। तो ये हो गई आपकी पढ़ते समय ध्यान रखने योग्य बातें। तो ये 3 आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इतना ही काफ़ी है आप सभी लोगों के लिए और इतना आप याद भी कर पाओगे। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन मैंने लिया यहाँ पर और ये क्वेश्चन आपके BTC 4th सेमेस्टर 2019 में ये पूछा गया है कि पठन कौशल के बाधक तत्व बताओ। और देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पठन कौशल के 2 बाधक तत्व बताओ, लेकिन यहाँ पर हमने आपके सामने 4-5 बाधक तत्व लिख दिए हैं जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज आप 5 बाधक कौशल तत्व पढ़ोगे तो कोई दिक्कत होने वाली है ही नहीं, क्योंकि आप जब 5 पढ़ लोगे तो चाहे 2 पूछे जाए, चाहे 3 पूछे जाए, चाहे 1 पूछा जाए, आप लिख लोगे तुरंत। तो पढ़ने में, ठीक है, पढ़ने में जो है बाधक तत्व कौन कौन से उत्पन्न होते हैं ये चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है। सबसे पहले हम बात करें तो पढ़ने की कला का अभाव। यदि आपके अंदर पढ़ने की कला का अभाव है, कमी है, ठीक है, तो ये भी पठन कौशल के बाधक के रूप में कार्य करता है। फिर बात करें यहाँ पर पठन रुचि का अभाव। यदि आपको पढ़ने में रुचि नहीं है
पढ़ने में रुचि नहीं है, तो ये जो होता है ये पठन कौशल के बाधक के रूप में कार्य करता है। आपकी पढ़ने में भी रुचि होना आवश्यक है, पढ़ने की कला का अभाव नहीं होना चाहिए। अगर पढ़ने की कला का अभाव है तो ये पठन कौशल के बाधक के रूप में कार्य करता है। अगर आपकी पढ़ने में रुचि नहीं है तब भी ये पठन कौशल के बाधक के रूप में कार्य करता है। चिंतन का अभाव, अब यहाँ पर बात आती है कि पठन कौशल में चिंतन का क्या मतलब है। देखिए, मैंने आप लोगों को पठन का अर्थ बताया था। पठन के अर्थ में ये बताया था कि किसी लिखी विषय वस्तु को पढ़ना और साथ ही साथ में उसका अर्थ भी ग्रहण करना। तो अर्थ आप कब ग्रहण करोगे? जब किसी विषय वस्तु को आप पढ़ोगे, पढ़ने के बाद जब चिंतन करोगे, चिंतन करने के बाद ही तो जो है आप जो है उसका अर्थ ग्रहण कर सकते हो। तो अगर आपके अंदर चिंतन का अभाव है तो वो पठन कौशल के बाधक के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें चौथे नंबर की, तो चौथे नंबर में है कि मन की एकाग्रता का अभाव। अगर आपका मन एकाग्र नहीं है, एक स्थान पर नहीं, आप पढ़ रहे हो और ध्यान आपका अलग लगा है, तो फिर जो है वो एक पठन कौशल के बाधक के रूप में कार्य करता है। आपका मन कहीं अलग लगा है तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, यानी वो पठन कौशल के बाधक के रूप में कार्य करेगा। उसके बाद बात करें तो अगला जो है हमारा बाधक तत्व वो है आपका दृष्टि दोष का होना। यदि आपकी आंख में कोई प्रकार का दोष है, निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष है, किसी भी प्रकार का दोष है, तो वो भी आपका पठन कौशल के बाधक के रूप में कार्य करता है। तो पठन कौशल के अब चाहे आपसे 2 बाधक पूछे जाएं या 3 बाधक तत्व पूछे जाएं, 4 बाधक तत्व पूछे जाएं, आप तुरंत लिख लोगे। नंबर 1, पढ़ने की कला का अभाव है तो वो भी आपका पठन कौशल के बाधक के रूप में कार्य करेगा। पठन रुचि का अभाव नहीं होना चाहिए, चिंतन का अभाव है तो भी जो है पठन कौशल के बाधक के रूप में वो कार्य करेगा। मन की एकाग्रता जो होनी चाहिए अगर उसका अभाव है, ठीक है, तो वो भी पठन कौशल के बाधक के रूप में कार्य करेगा। और किसी भी प्रकार का आंख में दोष नहीं होना चाहिए, तभी तो आप पढ़ पाओगे। अगर दोष होगा तो आप कहाँ पढ़ पाओगे? तो वो आपके पठन कौशल के बाधक के रूप में कार्य करेगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हमने नोट किया है कि पठन अक्षमता को दूर करने के उपाय। पठन अक्षमता को दूर करने के उपाय भाई कौन कौन से हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 1, पठन हेतु बालकों को बाल गीत, छोटी छोटी कहानियों आदि को पढ़ने में रुचि का विकास किया जाना चाहिए। यानी अगर आपको पठन अक्षमता को दूर करना है तो बालकों को छोटे छोटे गीत, आपको गीत के माध्यम से छोटी छोटी कहानियाँ आप जब सुनाओगे तो उनका क्या होगा? पढ़ने में रुचि उत्पन्न होगी। ठीक है, और जब उनकी पढ़ने में रुचि उत्पन्न होगी तो हम क्या कर सकते हैं? उनका पढ़ने में मन लगा सकते हैं, यानी उनको पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकते हैं, उनकी रुचि में विकास कर सकते हैं। समझ पा रहे हो? तो इसलिए पढ़ने हेतु बालकों को बाल गीत और छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से पढ़ने में उनकी रुचि का विकास किया जा सकता है। तो ये पठन अक्षमता को दूर करने का पहला उपाय है। अगर आप उनके पठन अक्षमता को दूर करना चाहते हैं तो उनको जो है बाल गीत सुनाइए, छोटी छोटी कहानियाँ सुनाइए जिसमें उनकी रुचि उत्पन्न हो। उसके बाद हम बात करें पॉइंट नंबर 2, तो पॉइंट नंबर 2 है हमारा ये कि पढ़ने के साथ साथ बालक समझता भी चले। ऐसे आप पढ़ाइए कि पढ़ने के साथ साथ बालक समझता भी चले, अर्थ ग्रहण करता भी चले। ठीक है, और ऐसा अभ्यास कराना चाहिए आपको। ठीक है, ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि आप पढ़ाई के साथ साथ वह समझता चलाए और उस बात का अर्थ भी ग्रहण करता हुआ चले। ठीक है, ऐसा आप जो है पढ़ाइए उसको कि साथ में ही अर्थ ग्रहण करता चले, तभी जो है उसकी पठन अक्षमता दूर हो सकती है। तो ये था आपका दूसरा उपाय। और तीसरा उपाय आपका ये है कि बालकों में चक्षुगति एवं पठन में सामंजस्य स्थापना का अभ्यास करा जाए। चक्षुगति का मतलब जैसे आप छोटी क्लास में जब बच्चों को पढ़ाते हो, ठीक है, तो पढ़ने में और चक्षुगति में क्या होता है कि पढ़ाई के साथ साथ वो अलग देखने लगते हैं। इसलिए चक्षुगति का मतलब नयन, आँख जानते हो। तो क्या होता है, बहुत समय मतलब पढ़ाते रहो तो बच्चे अलग जो है देखने लगते हैं, जहाँ पर वो पढ़ रहे होते वो भूल जाते हैं। तो क्या होता है कि टीचर बताते हैं कि जो है आप अंगुली रखकर जो है पढ़ाई कीजिए, मतलब वो बोल रहे हैं तो अंगुली रखा देते हैं, जहाँ पर पढ़ा रहे हैं वहाँ पर अंगुली जो है रखा देते हैं, और वहाँ उस हिसाब से जब बच्चा देखकर पढ़ता है तो क्या होता है कि वहाँ पर चक्षुगति और पठन में सामंजस्य स्थापित कराना चाहिए। ठीक, सामंजस्य स्थापित किया जाता है। अगर ये सामंजस्य स्थापित नहीं होता है तब भी जो है वो पठन अक्षमता को दूर नहीं किया जा सकता है। इसलिए उनकी चक्षुगति और पठन में सामंजस्य को स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उनकी चक्षुगति और पठन में सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए पठन की अक्षमता को दूर करने के लिए।
तो ये थे पठन अक्षमता को दूर करने के 3 उपाय। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये 3 उपाय समझ में आ गए होंगे। तो चलिए थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि आज की क्लास में मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया। सबसे पहले मैंने आपको ये पढ़ाया कि पठन के प्रकार कितने होते हैं। तो पठन के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सस्वर पठन, मौन पठन, गहन पठन, व्यापक पठन। तो मैं आप लोगों को अभी आगे की क्लास में जो है विस्तार से मौन पठन के बारे में पढ़ाऊंगा। वैसे सस्वर पठन के बारे में मैंने आप सभी को पढ़ा ही दिया है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें तो हमने आप लोगों को पठन की विधियाँ बताई। कौन कौन सी विधियाँ बताई? पहली विधि बताई ध्वनि साम्य विधि, अक्षर बोध विधि। तीसरी बताई कविता विधि, इसमें बच्चों को कविता और गीतों के माध्यम से पढ़ाया सिखाया जाता है। उसके बाद कहानी विधि बताई, वाक्य विधि बताई, पढ़ते समय ध्यान रखने योग्य कौन कौन सी बातें हैं वो मैंने आज की क्लास में डिस्कस किया, और पठन कौशल के बाधक तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है, जो पढ़ने में रुकावट उत्पन्न करते हैं। पठन अक्षमता को दूर करने के उपाय कौन कौन से हैं ये मैंने आप लोगों को आज की क्लास में बताया। तो ये मेरी छोटी सी क्लास थी, इसमें मैंने आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताया। उम्मीद है कि आज की क्लास आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है, जिससे मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। फिर इसी तरीके से आप हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।